Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 5, chemistry 9th class. This chapter is about physical states of matter. In previous lectures, we have discussed three physical states of matter that were their gaseous state, liquid state, and solid state was also discussed yesterday. Their typical properties were explained. And today, we are having last lesson of this chapter as a few things were left yesterday. These things we are to complete today. Meanwhile, you can ask any question if you have any problem. हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? ट्रांजिशन टेम्परेचर तक कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है? यस सर। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर को बता सकते हैं आप? Sir, the temperature at which one electron changes into one another is called transition temperature. बिल्कुल ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर के एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी में चेंज होती है, आप कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं दे कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, कि जिस टेम्परेचर पे दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट अबव और बिलो दैट टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म कैन एग्जिस्ट। जैसा कि आप देखें कि ये सल्फर है कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो ये दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। अगर 96 से बिलो टेम्परेचर होगा तो सिर्फ रोम्बिक सल्फर होगी। अगर 96 से ज्यादा कर देंगे टेम्परेचर तो मोनोक्लिनिक होगी। सेम इज द केस विद फास्फोरस एंड टिन। अब टिन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रूम टेम्परेचर पे जो टिन है, रूम टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो रूम टेम्परेचर पे आपने देखना है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो कौन सी फॉर्म उसकी एग्जिस्ट करती है और ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर कौन सी है। जैसे बेटे रूम टेम्परेचर पे व्हाइट टिन क्यों एग्जिस्ट करती है, इट इज द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है टिन का दैट इज 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रूम टेम्परेचर है नॉर्मली वो 13.2 से अबव रहता है। यही वजह है कि व्हाइट टिन जो है वो एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो आज हमने चीज स्टडी करनी है, सर फिर ये दोबारा बता दें कि वायु वो एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे वाइट टिन। बड़े रूम टेम्परेचर देखे ना होता कितना है, वो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है टिन का, तो रूम टेम्परेचर नॉर्मली इससे ज्यादा ही रहता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो सेकंड वाली एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है। तो रूम टेम्परेचर है 13.2 से ज्यादा। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पे व्हाइट टिन एग्जिस्ट करती है, टेट्रागोनल शेप में जो पाई जाती है व्हाइट टिन रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगी। क्लियर है? यस सर। ओके। क्यूरिंग विद साल्ट टू प्रिजर्व मीट, के गोश्त को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसकी क्यूरिंग हम करते हैं सॉल्ट के साथ। मींस कि हम सॉल्ट ऐड करते हैं। अब सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है बेटे, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है सॉल्ट्स की वजह से, और डिहाइड्रेशन से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डिके करते हैं, जिनकी वजह से जो मटेरियल है खाने पीने की चीजें जो वो गल सड़ जाती हैं, तो ये गलना सड़ना जो ये प्यूट्रिफिकेशन होता है। तो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो खत्म हो जाते हैं सॉल्ट की वजह से। टेबल सॉल्ट का मेंशन किया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और यूज किस लिए होता है? फॉर क्योरिंग मीट। क्योरिंग मीट क्या, कि मीट को ट्रीट करते हैं, मीट को अप्लाई करते हैं सॉल्ट्स, तो मीट जो है फिर महफूज रहता है, खराब नहीं होता। बताया कि लार्ज क्वांटिटीज में ये यूज होते हैं, और इनका काम क्या है? ये किल कर देते हैं या इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बाय ड्राइंग वाटर आउट ऑफ द मीट।
ठीक है, मीट में से पानी को जब कम कर देंगे, मीट के अंदर से पानी को जब ड्रा कर लेंगे, तो बैक्टीरिया ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इवन जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, याद रखें, उनकी भी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। मीट के अंदर जब बैक्टीरिया मौजूद, ये साल्ट होगा, तो बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर पाते। कंसंट्रेशंस अप टू 20% जो हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं टू किल मोस्ट स्पीशीज ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, जो ब्यूटिफाइंग बैक्टीरिया हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं हम, तो 20% साल्ट्स जो है इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए मीट के अंदर। वंस प्रॉपरली सॉल्टेड, कि एक दफा जब आपने प्रॉपर कंसंट्रेशन में मीट को सॉल्ट कर दिया है, तो मीट के अंदर एनफ सॉल्ट रहेगा बाद में टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मेनी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स। ठीक है, एक दफा प्रॉपरली सॉल्ट कर देंगे आप मीट को, तो मीट उस सॉल्ट को जो है अपने अंदर स्टोर रखेगा, और कोई भी जो अनडिजायरेबल माइक्रोब्स हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह, इफ दे विल एंटर द मीट, दे विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बड़े जो चीज आपको बताएगी मीट को सॉल्टिंग के बारे में, ये क्लियर है सबको? यस। मीट को प्रिजर्व करने का एक मेथड है कि हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और सॉल्टी मीट के अंदर फिर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते और मीट हमारा महफूज रहता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एज द साइंस प्रोग्रेसेस, कि जैसे साइंस में तरक्की होती है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हमें इनमें चेंजेस लानी पड़ती हैं। मींस इनको हमें बेहतर करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। Many aspects to be considered are to be considered about the functioning of the instruments, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, इनके बारे में काफी चीजें हमें जो है वो देखनी पड़ती हैं। देखिए, जो कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, हम उसे कैसे करते हैं? ह्यूमन सेंसरी सिस्टम के जरिए। हम अपनी सेंसेस को यूज करते हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे जो हैं उनके जरिए हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन के जरिए कलेक्ट करने की खातिर हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर रिलाय करते हैं। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। मसलन कोई बहुत छोटी चीजें हमें नजर नहीं आती, तो लाजिम बात है हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। कोई दूर की चीजें, हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को देखना चाहते हैं, हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। किसी चीज का वजन करना चाहते हैं, हम बैलेंस यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हम उनके ऊपर रिलाय करते हैं फॉर कलेक्टिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। बताया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे सर्व एज मीडिएटर्स बिटवीन द वर्ल्ड एंड द सेंसेस। हमारी सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के जितनी भी चीजें हैं जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके दरमियान और हमारी सेंसेस के दरमियान, ये मीडिएटर्स का काम करते हैं। मीडिएटर्स क्या होता है? मिडलमैन। मिडलमैन जो दो आदमियों के दरमियान कनेक्शन या कम्युनिकेशन करवाने वाला बंदा, उसको मिडलमैन कहा जाता है, या उसको मीडिएटर कहा जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं हमारे सराउंडिंग्स और हमारी सेंसेस के दरमियान। यानी हमने अपने सेंसेस के जरिए सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके करेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स का बताया कि दे कैन बी कंसीडर्ड एज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेंसेस। आप इंस्ट्रूमेंट को यूं समझ सकते हैं कि आपके सेंसेस को स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, दे स्ट्रेंथन आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के यूज से। They provide a great capacity for increasing the power of observation and making induction processes easier. ठीक है, इनका काम क्या है कि ये कैपेसिटी जो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन की, उसको बढ़ा देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की अब जो कैपेसिटी है, ऑब्जर्व करने की है, वो वेट करने की है, लिसनिंग की है, जिस भी किस्म की वो इंफॉर्मेशन थी, हम जो भी उसके लिए अपना सेंस ऑर्गन यूज कर रहे थे, तो जब हम रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी उस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने की।
कि मेकिंग इंडक्शन प्रोसेसेस इजियर। इंडक्शन प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो प्रोसेसेस हमने उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे आगे इस्तेमाल करने होते हैं, हमने जो रिजल्ट्स आगे निकालने होते हैं, ये सारे इंडक्शन प्रोसेसेस हैं। फर्दरमोर scientific instruments constitute a major factor in checking, refuting or changing previously established theories। जो पहले से थ्योरीज एस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं उनको चेक करने में। रिफ्यूटिंग, रिफ्यूटिंग होता है डिसप्रूव करना, कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना कि ये जो थ्योरी थी ये गलत है और नई थ्योरी पेश कर देना। तो रिजेक्ट करना थ्योरी को, डिसप्रूव करना, ये होता है रिफ्यूटिंग। आर चेंजिंग प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज, पहले से दी गई जो थ्योरीज हैं उनको चेक करना, उनको अगर वो सही साबित होती हैं तो लाजिम बात है वो थ्योरीज लॉज की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, और अगर वो सही साबित नहीं होती, रिफ्यूट हो जाती हैं, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड न्यू थ्योरीज आर देन पुट फॉरवर्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज मैंने आपको जो कुछ बताया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, ये क्लियर है? किसी बच्चे का सर क्वेश्चन? ये पॉइंट दोबारा समझाते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेंसेस। रीइंफोर्समेंट ऑफ द सेंसेस का बताया कि हमारी जो सेंसेस हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं। जैसा देखें, आप देखने की सलाहियत को देख लें, आप बारीक चीज को नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप आपने यूज किया, आप बहुत ही बारीक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, बारीक बारीक चीजें देख रहे हैं, तो आपकी जो सेंस ऑफ विजन है वो रीइंफोर्स हो गई है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इसी तरह आप सुनने की बात कर लें, हियरिंग एड्स का यूज जो है वो कर लें, दूर की चीजों को करीब करके देखना, तो ये आपकी जो सेंस ऑफ विजन है इस केस में भी इंक्रीज हो रही है। इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट ऑफ सेंसेस। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर। नो सर। नेक्स्ट बेटे टेस्ट योरसेल्फ 5.5 के क्वेश्चंस देखते हैं। व्हिच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट्स एट रूम टेम्परेचर? जी कौन बताएंगे? बेटे रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। 96 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फर का है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर 96 से बिलो टेम्परेचर होगा तो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी, 96 से अबव होगा टेम्परेचर तो मोनोक्लिनिक होगी। अब उन्होंने कहा एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर तो 96 से कम ही होता है, लिहाजा रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी। इज इट क्लियर? यस सर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर था, इससे बिलो टेम्परेचर चूंकि रूम टेम्परेचर होता है लिहाजा रोम्बिक सल्फर मिलेगी आपको। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज व्हाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर? ये क्वेश्चन मैं वहां भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाइट टिन रूम टेम्परेचर पे क्यों अवेलेबल है? Because it is stable above 13.2 degrees Celsius. Yes, because 13.2 degree centigrade is the transition temperature of tin, and room temperature is generally above 13.2 degree centigrade. That is why white tin exists at room temperature. ये आप देख सकते हैं कि white tin जो है वो 13.2 से above exist करती है, जबकि 13.2 से नीचे टेम्परेचर हो तो ग्रे tin होती है, और 13.2 पे दोनों एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर 13.2 से ज्यादा होता है लिहाजा व्हाइट टिन एग्जिस्ट करती है। Why is the melting point of a solid constitute its identification characteristic? Yes. Because solids have short melting points. जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स भी कौन से? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट जब किसी भी सॉलिड का है तो लाजिम बात है ये उसकी पहचान होगी। उस टाइम पे किसी भी टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है, आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा सॉलिड है, तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज सॉलिड्स हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स और शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। Fourth question, why amorphous solids do not have short melting points while crystalline solids do have? Because in these solids particles are not do not have sharp melting points. They are shapeless and their particles are not regularly arranged. Yes, regular arrangement नहीं होती, ये मेन चीज है।
In amorphous solids there is no regular arrangement of particles. अब चूंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स की, सारे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी नहीं है, किसी एक ऑर्डर की नहीं है, तो सारे पार्टिकल्स इक्वली इफेक्ट नहीं होंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब सारे इक्वली इफेक्ट नहीं होंगे तो सबकी वाइब्रेशंस जो हैं वो इक्वली चेंज नहीं होंगी और सारे का सारा सॉलिड जो है वो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, उनके श्योर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। पांचवा, विच इज लाइटर वन, एल्यूमिनियम और गोल्ड? Aluminium is lighter than gold, sir, because its density is 2.7. Yes, and gold की डेंसिटी 9.3. Then 19.3. गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है, एल्यूमिनियम की 2.7 है, लिहाजा एल्यूमिनियम लाइटर है। 6th question, write the molecular formula for sulfur molecule. Sir, S8. S8, well done. S8 mean 8 atomic molecule है। 7th, which allotropic form of carbon is stable at room temperature in 25 degree centigrade? Diamond. Diamond की एग्जांपल देंगे। Diamond allotropic form कार्बन की है जो कि स्टेबल है at this temperature, even at high temperature. 25 डिग्री सेल्सियस सर, रूम टेम्परेचर कब बताया हुआ? रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल लिया जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। वैसे वेरी करता है 20 से 25 की रेंज में अमूमन, लेकिन अमूमन आप याद रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर होता है। State whether allotropy is shown by elements or compounds or both. It is shown by elements. Elements, yes. Elements. Only elements show allotropy. It is not the characteristic of compounds. ओके बेटा, इसके साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज जो इसके एमसीक्यूज वगैरह हैं ये मैं नोट से ही शेयर कर लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर भी यहाँ पे भी आप देख तो सकते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, यहीं कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज के देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस? Sir, 100 times. No. 100 times. 100 times. 100 times. 1000 times. 1000 times. B ऑप्शन। लिक्विड जो हैं गैसेस से 1000 टाइम डेंसर है। B ऑप्शन। Gases are the lightest form of matter and their densities are expressed in terms of Gram decimeter decimeter cube. Sir, Gram C decimeter. C option. yes, C C option. option. Okay, correct. C option corrected. Gram per decimeter cube. Third question. At freezing point, which form of following coexist in dynamic equilibrium? Sir, C. C. Liquid and Sir, all of solid. these. Liquid and Liquid and solid. solid. Yes, C option correct. Liquid and solid. Fourth, solid particles possess which form of molecule following motions? Sir, vibrational Sir, motion. vibrational Yes, motion. B. correct. B option correct. Vibrational motions only. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं हाजिक से पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not amorphous? रबर, प्लास्टिक, ग्लास या ग्लूकोज? कौन सा amorphous नहीं है? मीन के क्रिस्टलाइन कौन सा है? Sir, मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाजिक चल मैं बताएगा। बताऊं। सर ये कल ना बाद में डिस्कस हुआ था और मैं उसमें आया नहीं था। आसान है। Yes, yes sir. बेटे बताएं कौन सा इसमें amorphous नहीं है? Glucose. ग्लूकोज, वेल डन। ग्लूकोज बेटे जो ये क्रिस्टलाइन है, इस क्रिस्टल हाजिर बेटे आप जो लेक्चर मिस किया आपने वो यूट्यूब पे सुन ले सारा, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इनको अच्छी तरह से। amorphous होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपर, और क्रिस्टलाइन वो होते हैं, क्रिस्टल कहते हैं ऐसे सॉलिड को जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो, तो ग्लूकोज इसमें क्रिस्टलाइन है। 6th, 1 atmospheric pressure is equal to how many pascals? Sir, A option. Sir, A option, sir, A. Yes, 1 0 1 10 3 2 30 5. 25. Yes, A option correct. A option. 7, in the evaporation process, liquid molecules which leave Sir, the very high surface energy. of liquid have Very high energy. very high energy. Very high Yes, energy. C option correct है। Which one of the following gas diffuses fastest? Sir, hydrogen. A Sir, option sir. हाइड्रोजन बिल्कुल ठीक। सबसे लाइटेस्ट बता सकते हैं क्यों हाइड्रोजन डिफ्यूज करती है फास्टेस्ट? सबसे लाइटेस्ट होती है। लाइटेस्ट गैस है, बिल्कुल ठीक। 9th है कि which one of the following does not affect the boiling point?
The initial temperature of the liquid. यस, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड अफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा हो ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट नहीं हो, बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन इट्स Pressure is increased. Pressure is increased. प्रेशर इज इंक्रीज, बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन। प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। 11th है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द डैश Increase of temperature. Increase of यस, temperature. इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जीज मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएंगी और वो ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी होगी, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे और जितने वेपर्स ज्यादा बनकर सरफेस पे इकट्ठे होंगे उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा वेपर्स का। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जो है उसको शेयर करते हैं। शेयर के अंदर मैं देखता हूँ कि हाँ जी, ये चीज जो है शेयर में आपको मेरी आवाज आ रही है? यस बेटे आ रही है आवाज। ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। ये एमसीक्यूज थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, देख रहे हैं आप लोग? जी सर। चले मैं सर, आपको ये फर्स्ट वाले का आंसर 1000 टाइम्स है। यस, ये देखें, ये आपके नोट्स हैं जो कि रेडी हो चुके हैं तकरीबन, सिर्फ मैंने years मेंशन करने हैं इनके आगे। और ये देखें, इसकी ऑब्जेक्टिव की की भी नीचे मौजूद है, 11 पॉइंट्स हैं और इनकी की भी मौजूद है नीचे। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हैं, जो आप चैप्टर में जो है वो सुन भी चुके हैं। जैसे मटेरियल स्पेसिफाई करना था जो हो चुका है, फिर भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन का इशू हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये भी थ्योरी में हो चुके हैं एक्सप्लेन। न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आते हैं। बट फर्स्ट न्यूमेरिकल है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। तवज्जो से बैठेंगे, हम कवर कर लें इस पार्ट को। 850 मिलीग्राम Hg को ATM में कन्वर्ट करना है। बेटे 760 mmHg जो है ये 1 ATM के इक्वल होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप लिखा, 760 mmHg हो तो 1 ATM बनता है। हाँ जी सर, ये 716 mmHg है सर, ये फिक्स्ड होता है? ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है सी लेवल पे वो 760 mmHg होता है। तो आपको मैंने समझाया था कि 760 mm का जो कॉलम है ना मरकरी का, एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको सपोर्ट कर सकता है सी लेवल पे, कि ट्यूब के अंदर इतनी हाइट पे मरकरी जो है वो एलिवेटेड रहेगा, सपोर्टेड रहेगा। इसलिए 760 mmHg बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। और रिलेशनशिप ATM का और mmHg का ये है कि 760 mmHg हो तो 1 ATM बनता है। तो 1 mmHg किसके इक्वल होगा? देखिए 760 उधर जाकर डिवाइड कर गया और हमने 850 mmHg का फाइंड करना है कि उसमें कितने ATM है, तो हम 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व किया तो 1.12 ATM आंसर आ गया। बेटे पहला न्यूमेरिकल क्लियर है सबको? सर ये 760 mmH क्या है सर? Hg मरकरी है हाइड्रोकार्बन। 760 mmHg मीन के 760 मिलीमीटर हाइट का मरकरी का कॉलम जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो तो साइड्स पे जो हवा का प्रेशर है वो उसको सपोर्ट करेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए ये फिक्स वैल्यू है। आपको इस पार्ट की समझ आ गई है तो बाकी सारे मिलते जुलते ही होंगे, आसानी से होते जाएंगे। इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो ये हमने 1/760 क्यों लिखा है सर? बेटे देखिए 760 mmHg एक ATM के इक्वल आ रहा है, तो 1 mmHg किसके इक्वल होगा? आप यूनिट मेथड ही यूज करते हैं मैथ के अंदर। एक के लिए फाइंड करना तो लाजिम बात है 760 से डिवाइड करेंगे तो 1 mmHg की वैल्यू मिलेगी ना। ओके देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 बच्चों के पास 100 रुपए हैं तो एक बच्चे के पास कितने होंगे? 10 रुपए। तो कैसे मिले? 100 को 10 से डिवाइड करने से मिले ना। यस सर। तो ये भी बिल्कुल वही चीज है कि 760 mmHg अगर 1 ATM के इक्वल आ रही है तो 1 mmHg कैसे के इक्वल होगा? हमें डिवाइड करने से मिलेगा। 760 से डिवाइड किया 1 ATM को तो ये 1 mmHg की वैल्यू आ गई। उसके बाद 850 की फाइंड करनी थी तो उससे 850 को मल्टीप्लाई कीजिए। बेटे जब एक बच्चे के पास मैं कहता हूँ 5 रुपए हैं तो 10 बच्चों के पास कितने होंगे?
50। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सर हम 850 को डिवाइड भी तो कर सकते थे सर। 7 बेटे मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक बच्चे के पास 5 रुपए हैं तो 10 बच्चों के पास 50 कैसे बन रहे हैं? मल्टीप्लाई करने से मिल रहे हैं ना। क्या डिवाइड करने से आप ले सकते थे? या डिवाइड करने का जवाब तो नहीं ना बनता था। ओके, यस सर, यस। जब भी आप यूनिट वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना तो फिर जितनी भी बाकी तादाद हो उसे हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, सेकंड पार्ट है कि 25,000, ठीक है, 205,000 पास्कल टू एटीएम। तो अब हम पास्कल और एटीएम का रिलेशन लिखेंगे। आपको मालूम है कि 10, 13, 25 पास्कल जो है वो 1 एटीएम के इक्वल होते हैं। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? अगेन हम डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, पहले वाला केस आगे। और 25,000 पास्कल है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली सिमिलर हो गया ना पहले की तरह की कैलकुलेशन। 2.0288। सी पार्ट जी सर, बस वैल्यूज चेंज है। वैल्यू चेंज है और रिलेशनशिप जो वो चेंज हुआ। 560 टार टू CMHG। तो बेटे आप टार और CMHG का रिलेशनशिप लिखें। तो 760 टार जो है ये 76 CMHG के इक्वल है। ये टार याद रखें ये MMHG के इक्वल होता है। टार जो होता है ना ये MMHG के इक्वल होता है, लेकिन एक MMHG जो है वो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। तो जब सेंटीमीटर की बात करेंगे, सेंटीमीटर चूंकि बड़ा यूनिट है और वो मिलीमीटर का 10 गुना है, यही वजह है कि 760 को 10 से डिवाइड करो तो तब वो CMHG में कन्वर्ट होना था। तो ये रिलेशनशिप है कि 760 टार जो है वो 76 CMHG के इक्वल है। तो 1 टार किसके इक्वल होगा? जो आप यस सही जो आपने अभी बताया ये प्लीज रिपीट कर दें। बेटे 760 टार जो है वो कितने सेंटीमीटर HG के इक्वल है? क्योंकि 760 टार इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखकर बताता हूं कि 760 टार जो है इट इज इक्वल टू 760 MMHG। ठीक है, ये देख रहे हैं रिलेशनशिप? यस ये रिलेशनशिप है MMHG और टार का। अब आप ये बताएं MMHG और CMHG का क्या रिलेशनशिप है आपस में? 10 MMHG होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 1 CMHG में। सिंपली MM और CM का रिलेशनशिप देख लेना, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में होते हैं। तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है ना। यस सर। अगर आप MMHG को CMHG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जी सर। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा बेटा? ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और आपके पास क्या आएगा? 76। अब वो MMHG नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यस बिल्कुल ठीक। उसकी जगह अब आप CMHG लिखेंगे, MMHG की वजह CM। फिर से बता दें क्या चीज? ये वाली सर, 0 कैंसिल हुआ है। 0 कैसे कैंसिल हुआ? ठीक है, देखो एक जो सेंटीमीटर है ना उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? 0 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 76 आंसर आ जाएगा आपके पास। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो 760 टार 76 सेंटीमीटर HG के इक्वल है। तो 1 टार किसके इक्वल हो? हमने डिवाइड कर दिया 760 से। इसको मैंने आगे सॉल्व भी करके लिख दिया कि 0.1 आता है CMHG। तो 560 टार फिर किसके इक्वल होगा? उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 56 CMHG आंसर आ गया। क्लियर है? जी सर क्लियर है। डी पार्ट 1.25 ATM टू पास्कल। अब हम ATM और पास्कल का रिलेशनशिप देखते हैं। तो 1 ATM जो है वो 10, 13, 25 पास्कल के इक्वल है। तो 1.25 किसके इक्वल होगा? अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यूनिट वैल्यू हमें मालूम है, यूनिट ATM की वैल्यू मालूम है। तो जितने ATM आपके पास है उससे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 126656 पास्कल आंसर आ गया। जिसको किलो पास्कल में लिखना चाहें तो 1000 से डिवाइड करें, 126.656 किलो पास्कल भी हो जाता है, लेकिन इस तरह भी ठीक है।
पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखें। सर इसकी मुझे सर सही समझ नहीं आई सर, पीछे हम वो दूसरी तरह कितने थे हाँ जो जी, इसको डिवाइड कर देते थे, उसमें हमने नहीं पीछे किया। हम इसलिए करते थे कि हमें यूनिट की वैल्यू मालूम नहीं होती थी। देखिए यहाँ 1 टार की फाइंड करनी थी तो हमने डिवाइड किया, या 1 पास्कल की करनी थी तो हमने रिलेशनशिप जो भी रिलेटिव फैक्टर था, रिलेशन का फैक्टर, उससे डिवाइड किया। यहाँ पे 1 mmHg करना था तो रिलेटिव फैक्टर से डिवाइड किया। यहाँ तो आपको ऑलरेडी 1 ATM मालूम है कि एक ATM के अंदर इतने पास्कल हैं, इसलिए आपने डिवाइड कैसे करना है, ये किस लिए करना है, एक ATM की तो वैल्यू मालूम है। तो 1.25 ATM यानी सिर्फ सेकंड पार्ट है आपके पास, पहला पार्ट आपने को नहीं करना, जरूरत नहीं है उसकी। 1.25 से जस्ट मल्टीप्लाई किया। सेकंड क्वेश्चन में है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। बेटा हम रिलेशनशिप लिखते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन, ये टी के क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, ये इक्वल होता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। मैंने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में एक्सप्लेन किया था ना ये रिलेशनशिप। यस सर। तो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर में जस्ट 273 प्लस करें तो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो 750 हमें दिया गया था, सेल्सियस का 273 प्लस किया 1023 केल्विन आंसर आ गया। हाँ जी सर अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम माइनस करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उसमें से 273 माइनस कर देंगे केल्विन से तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है 150। यस सर जो हमने टी लिखा हुआ है, टी का मतलब टेम्परेचर है। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर। टी के का मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टी सी मीन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। 150 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो अगेन वही रिलेशनशिप बेटे लिखा और सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट की है 150। यस वैल्यू चेंज हुई, 750 की जगह 150 आ गई, प्लस करने से आंसर 425 केल्विन आया। अब अगला देखें क्वेश्चन, उसको उल्ट करना है। 273 फॉर्मूला है बेटे 273 का डिफरेंस होता है केल्विन स्केल का और सेल्सियस स्केल का। आपने टॉपिक के अंदर इसको समझा नहीं है कि आपका जो केल्विन स्केल है उस पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री। ठीक है, तो दोनों की इंटर कन्वेंशन कैसे होगी, 273 का डिफरेंस है ना, तो सेल्सियस में 273 प्लस करो तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया गया, सेल्सियस में फाइंड करना है, तो सेल्सियस का टेम्परेचर इक्वल होता है केल्विन का टेम्परेचर माइनस 273। तो 100 डिग्री केल्विन दिया गया था, उसमें से 273 माइनस किया, तो माइनस की वैल्यू चूंकि बड़ी है तो आंसर आपका माइनस में आ रहा है माइनस 173 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट भी केल्विन में केल्विन स्केल का टेम्परेचर दिया गया, सेल्सियस का फाइंड करना है, तो उसमें से भी 273 माइनस किया, माइनस 101 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटे मीटिंग जब डिस्कनेक्ट हो तो आप ज्वाइन करेंगे, चंद मिनट हमें मजीद लगाने सर। पड़ेंगे। सर एक बार वो पेज दिखा दें जिधर ये क्वेश्चन किया हुआ है। कॉपी पे कर रहे हैं। हाँ जी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने कॉपी पे, ये पेज पर पूछे हैं आप साहब, सर ये सर से एक दफा मैंने देखना है। देख लें, नहीं समझ आती तो पूछ लें ताकि हम आगे चलें। देख लिए? सर वो पहला क्वेश्चन दिखा दें। ये लें पहला क्वेश्चन। सर मेरा मतलब सर इसका पहला पार्ट। ये पहला पार्ट सर बस सर कब कर दो। ठीक है। यस सर। Okay. Question number 3. A gas at pressure 912 mm of Hg has volume 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atm? बेटे ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल होते हैं, आपने डाटा देखना है और डाटा को पहले लिखना है। देखें आपको इसमें इनिशियल प्रेशर दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, उसके बाद फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, फाइनल प्रेशर दिया गया है और उस पर वॉल्यूम क्या होगा वो पूछा है। तो डाटा को तरतीब से मैंने लिखा, देखें सबसे पहले लिखा ये जो प्रेशर था 912 mmHg इनिशियल प्रेशर, इसको P1 से शो किया 912 mmHg। अब mmHg को मैंने ATM में चेंज किया, कैसे? इसकी स्टेटमेंट दोबारा समझा दें। बेटे देखें 912 mmHg जो है ये गैस का प्रेशर आपको दिया गया है, कहा कि गैस जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर है 912 mmHg और इस प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम है 450 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गैस का न्यू वॉल्यूम जो है वो 0.4 atm हो गया है, सॉरी न्यू वॉल्यूम क्या होगा जब प्रेशर को 0.4 atm कर दिया गया है। आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट हो सकती है।
जब प्रेशर को चेंज करके 0.4 atm कर दिया गया तो बताएं वॉल्यूम क्या होगा न्यू वॉल्यूम गैस का। क्वेश्चन की समझ आ गई? जी सर। बेटे इनिशियल प्रेशर सर मैंने एक लिखा, बार बेटे आपको प्रेशर दिया गया है गैस का और उस प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो भी दिया गया है, वो 450 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रेशर को हमने 0.4 atm कर दिया। बेटे प्रेशर को बढ़ाया या कम किया ये तो हम बाद में देखते हैं ना कि एटीएम में पहला प्रेशर कितना बनता है। आप जस्ट ये देखें कि न्यू प्रेशर उन्होंने कहा है कि 0.4 कर दिया है। बताएं इस न्यू प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि आप प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख चुके हैं ना, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर कम करें तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। आपके पास इनिशियल प्रेशर जो है वो दिया गया 912 mmHg, तो उसको मैंने लिखा P1 = 912 mmHg। इसको मैंने एटीएम में कन्वर्ट किया, तो एटीएम में कन्वर्ट कैसे किया? 760 mmHg जो है वो 1 atm के इक्वल होते हैं, ये पिछले न्यूमेरिकल्स में आप देख चुके हैं ना। तो 760 से डिवाइड किया तो 1.2 atm आ गया। अब इनिशियल प्रेशर हमें एटीएम के अंदर मिल गया। इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 वो 450 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ था। फाइनल वॉल्यूम हमसे पूछा गया था, जैसे कि पूछा ना व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, जिस तरतीब में डाटा दिया गया था क्वेश्चन में मैंने उसी तरतीब से डाटा लिखा है। V1 450 सेंटीमीटर क्यूब था, V2 हमने फाइंड करना है और फाइनल प्रेशर P2 हमें 0.4 atm दिया हुआ है। अब जब मैंने डाटा लिख लिया तो मैंने देखा इसमें P1 V1 P2 V2 आ रहे हैं, तो लॉ कौन सा लगेगा? तो प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करने वाला लॉ बॉयल्स लॉ है, ऐसे ही है ना। तो बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया, P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के। अब हमने V2 फाइंड करना है, तो देखें ये P2 जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा है V2 को, अगर हम उसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो क्या करेगा? फाइनल Divide। वॉल्यूम है। V वॉल्यूम है, लेफ्ट पे V2 डिवाइड कर देगा, सॉरी P2 उधर जाकर डिवाइड कर देगा, क्योंकि V2 तो फाइंड करना है ना। V2 को इधर ही रखेंगे, P2 जो है दिया हुआ है ये दूसरी तरफ ले गए तो डिवाइड कर गया, तो V2 हमारे पास इक्वल हो गया P1 V1 ओवर P2। अब इसमें ये सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, P1 1.2 है, V1 450 है, P2 0.4 है। जब इसको सोल्व किया तो 1350 सेंटीमीटर क्यूब ये न्यू वॉल्यूम आ गया। क्योंकि प्रेशर कम कर दिया गया था, 1.2 से 0.4 किया गया, लिहाजा वॉल्यूम बढ़ गया है, 450 की बजाय 1350 हो गया, गैस एक्सपेंड कर गई। पहले ये न्यूमेरिकल क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल। मैं व्यू थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं ताकि न्यूमेरिकल। यस सर क्वेश्चन 3 का सर ऊपर वाला सर पूरा मैंने एक बार देखना सर। व्यू मैं छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरा न्यूमेरिकल इकट्ठा आपके सामने आए। ये 3 को पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने देख लिए, जस्ट डाटा सर उसका मैं वो लिखा। नोट करना चाहता हूँ सर। ओके हो गया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर नोट करना भी हो तो। वैसे सर वो मेरे टैब का इशू चल रहा है, स्क्रीनशॉट सेव ही नहीं होता। तो बेटे आपका जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा वहां से जैसे मर्जी नोट करते रहे, यहाँ टाइम बचेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट आप चौथा न्यूमेरिकल देखें। गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 atm। देखें अगेन डाटा तरतीब से लिखा जाएगा। ये 800 सेंटीमीटर क्यूब सबसे पहले वॉल्यूम की वैल्यू है, तो इसको V1 लिखा 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 atm, तो लिखा इनिशियल प्रेशर P1 = 1 atm। देखें तरतीब से लिखा जा रहा है ना। व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ये न्यू वॉल्यूम आया तो लिख दिया V2 = 1200 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इन mmHg, ठीक है, तो P2 = क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमने अगेन बॉयल्स लॉ ही यूज किया, क्योंकि P1 V1 P2 V2 रिलेट हो रहे थे, ठीक है। P1 V1 = P2 V2 और P2 फाइंड करना है तो आप V2 उधर जाकर डिवाइड कर देगा, वैल्यूज को पुट किया तो आंसर हमारे पास 2/3 atm आया। इसको मैंने पॉइंट में नहीं किया क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं ना हो रहा था, ठीक है, ये 0.66 आता जाना था, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। और आप भी कोशिश किया करें ऐसी डिवीजन जब आ रही हूँ उसको फ्रैक्शन में लिखें ताकि आगे आपका आंसर जो है वो सही आ सके। आपसे आंसर बेटे, आपसे आंसर ये वाला, यही वाला। ओके बेटे, देखें वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 800 दिया गया था, उसको V1 लिखा,
इस पर ये इस प्रेशर पे था, 1 atm प्रेशर पे था, तो P1 इक्वल टू 1 atm लिखा। गैस को एक्सपेंड किया, वॉल्यूम इंक्रीज होकर 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम V2 लिखा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर कितना होगा ये पूछा गया था, तो P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी प्रेशर ATM के अंदर ही हम कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने पूछा है mm ऑफ Hg में, तो बाद में उसको हम mm Hg में कन्वर्ट कर लेंगे। एज सच पहले ATM के अंदर उसको फाइंड करें। ये फार्मूला लगाया बॉल्स लगा के P1 V1 इक्वल है P2 V2, तो P2 इक्वल बना P1 V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट किए तो आंसर है 2/3 ATM। क्लियर है ये बेटे? डायरेक्ट इसी को 760 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 760 से मल्टीप्लाई किया है, तो 506.6 mmHg आंसर आ गया। क्लियर है? विंडो थोड़ी सी बड़ी है, बेटर है ताकि ज्यादा विजिबल रहेगा आपको। 760 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि mmHg में आंसर आ जाए। 5वां न्यूमेरिकल है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 टू 118 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 87.5 क्या हुआ? इनिशियल वॉल्यूम। ये देखें V1 इक्वल टू 87.5 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, इसको बढ़ाकर 118 सेंटीमीटर क्यूब किया, तो ये फाइनल वॉल्यूम हुआ। ये फाइनल वॉल्यूम V2 लिखा 118 सेंटीमीटर क्यूब। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, तो अब 40 आ जाएगा ना जब प्रेशर कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर? फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि मैंने इनिशियल टेम्परेचर को लिखा है T1 23 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 प्लस करके 296 केल्विन बना दिया। टेम्परेचर हमेशा आपने केल्विन स्केल में यूज करना है, सेल्सियस वाला करेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर को T2 के इक्वल लिखा, ये क्वेश्चन मार्क डाला क्योंकि हमने फाइंड करना था। 40 लाख को अप्लाई किया बेटे, V1 ओवर T1 इक्वल होता है V2 ओवर T2 के। इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि T2 के लिए हमने रीअरेंज करना है, तो बेहतर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये देखो V1 मल्टीप्लाई T2 होगा और इक्वल हो जाएगा V2 T1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की समझ आई सबको? यस सर। ओके, अब बेटे T2 फाइंड करना है, उसको इधर रहने दें। V1 जो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पर, उसको राइट साइड पर ले गए तो डिवाइड कर गया। उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और आंसर हमारे पास आया 399.2 केल्विन। सेल्सियस में शो करने के लिए 273 माइनस कर दिया, तो 126.2 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है? सर ऊपर हमने केल्विन में चेंज किया था। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो केल्विन स्केल में कन्वर्जन करके करेंगे। जब कैलकुलेशन कर लेंगे आपका आंसर केल्विन में आया, इसी में रहने दें तब भी ठीक है। अगर सेल्सियस में चेंज कर दें तो 273 माइनस करके चेंज करके लिख दें तब भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, अ सैंपल ऑफ गैस is cooled at constant pressure from 30 degree centigrade to 10 degree centigrade. कमेंट कि गैस का सैंपल, उसको उसका प्रेशर उसको क्या किया? कूल किया गया, ठंडा किया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 पे। Will the volume of the gas decrease to 1/3 of its original volume? क्या उसका वॉल्यूम 1/3 रह जाएगा क्योंकि टेम्परेचर 1/3 कर दिया है। बेटे सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है जो 1/3 हुआ है, ये केल्विन स्केल में 1/3 नहीं हुआ। और 40 लाख कब अप्लाई होता है? जब टेम्परेचर केल्विन स्केल का आप यूज करें, सेल्सियस का नहीं, लिहाजा वॉल्यूम उसका 1/3 नहीं होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर है? सर दोबारा बेटे टेम्परेचर सेल्सियस स्केल का था जो 30 से 10 किया, यानी 1/3 हमने किया कम करके, केल्विन स्केल का नहीं था। 40 ला अप्लाई होता है केल्विन स्केल पे। ठीक है, चूंकि केल्विन स्केल का ये टेम्परेचर नहीं है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर अगर इस रेशो से कम करते 1/3 करते तो फिर वॉल्यूम 1/3 होना था, लिहाजा वॉल्यूम 1/3 नहीं होगा। आगे उन्होंने पूछा इफ नॉट देन बाय व्हाट रेशियो विल द वॉल्यूम डिक्रीज, कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। तो बेटे जस्ट कैलकुलेशन ही कर लें कि इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, उसको आप केल्विन में चेंज कर लें 273 प्लस करके 303 केल्विन हो गया। फाइनल टेम्परेचर T2 उन्होंने 10 किया है, 10 में भी 273 प्लस किया तो 283 केल्विन आ गया। अब हमसे वॉल्यूम की रेशियो पूछी है, V1 ओवर V2 रेशियो पूछी है,
मुझे ना किस रेशियो से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसलिए मैंने V1 ओवर V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क किया। अगेन देखें 40 लाख को अप्लाई किया है, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, V1 T2 इक्वल टू V2 T1 आया। अब V1 ओवर V2 करना था, तो ये V2 जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा था वो लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड कर गया, V1 ओवर V2 मिल गया। और जो T2 लेफ्ट साइड पे था उसको हम राइट साइड पे ले गए, लेफ्ट पे वो मल्टीप्लाई कर रहा था, राइट पे डिवाइड कर गया। तो T1 ओवर T2 में हम ये टेम्परेचर्स की वैल्यूज पुट करेंगे, तो पुट करने से आपको आंसर मिल रहा है 1:0.93। अब ये कैसे आ रहा है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेटे 303 जो ऊपर वाला टेम्परेचर है, इससे 303 को 303 से डिवाइड करें और 283 को भी 303 से डिवाइड करें, यानी दोनों वैल्यूज को 303 से डिवाइड करें ऊपर वाली वैल्यूज से, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जैसे ऊपर वाला 1 आ जाएगा आपके पास और नीचे वाला जो भी टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है वो लिखने, वो 0.93 आया, क्योंकि ये तो इनिशियल वॉल्यूम था ना ऊपर वाला, उसको हमने 1 रखना था, इसलिए हमने ऊपर वाली वैल्यू से ही डिवाइड किया दोनों को। यानी क्लियर है न्यूमेरिकल? Yes, sir. बड़े नेक्स्ट सहमत न्यूमेरिकल है कि बैलून दैट कंटेन्स 1.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर at standard temperature 0 degree centigrade and 1 atm pressure is taken under water to a depth at which its pressure increases to 3 atm. Suppose that temperature remains unchanged, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, what would be the new volume of the balloon? नया वॉल्यूम क्या होगा, क्या वो कंट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा? तो बेटे डाटा आपने लिखना है। इनिशियल प्रेशर मैंने लिखा P1, वो 1 atm दिया गया था, ठीक है, उस पे वॉल्यूम कितना था 1.6 डेसीमीटर क्यूब, ये देखिए V1 इक्वल टू 1.6 डेसीमीटर क्यूब लिखा। न्यू वॉल्यूम उन्होंने पूछा था तो V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फाइनल प्रेशर उन्होंने कहा था कि 3 atm हो गया है, लिहाजा P2 को मैंने 3 atm पुट किया, ठीक है। तरतीब से जो डाटा दिया गया था उसको लिखा मैंने। अब P1 V1 P2 V2 आ रहा है तो ये वाल्स का लॉ है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, V2 फाइंड करना है तो P2 जो उसको मल्टीप्लाई करे उधर जाके डिवाइड कर गया, तो V2 इक्वल आ गया P1 V1 ओवर P2। वैल्यूज को पुट किया तो आंसर है 0.53 डेसीमीटर क्यूब। बेटे इनिशियल वॉल्यूम था 1.6 डेसीमीटर क्यूब, न्यू वॉल्यूम 0.53 उससे कम है, लिहाजा गैस कंट्रैक्ट हुई है, गैस सर दोनों में सर बॉयज लॉ चार्ज और दोनों में P1 V1 वगैरह आता है सर, तो फिर पता कैसे चलेगा दोनों में कैसे? बेटे P1 V1 दोनों में कैसे आता है? बॉयज लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम है, जबकि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर आता है। भूल गया सर। 8th न्यूमेरिकल है, a sample of neon gas occupies volume 75 centimeter cube at very low pressure 0.4 atm. Assuming temperature remains constant, what would be the volume at 1 atm? अगेन बेटे डाटा इसी तरतीब से लिखा जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम 75 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर 0.4 atm, V2 फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और फाइनल प्रेशर जो है वो 1 atm दिया गया था। बेटे बायस लॉ को अप्लाई किया, बिल्कुल पहले की तरह का न्यूमेरिकल है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के लिए रीअरेंज किया, P1 V1 ओवर P2, वैल्यूज को पुट किया तो आंसर 30 सेंटीमीटर क्यूब आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है 9th क्वेश्चन, गैस occupies volume 35 डेसीमीटर क्यूब at 17 डिग्री सेंटीग्रेड। If gas temperature rises to 34 degree centigrade at constant pressure, what would you expect the volume to double? If not, calculate the new volume. बेटे यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम गैस का कैसे वेरी करता है, केल्विन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेल्सियस के नहीं। तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है, लिहाजा गैस का वॉल्यूम डबल नहीं होगा। उन्होंने टेम्परेचर डबल किया ना, 17 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो सेल्सियस वाला डबल किया था, जबकि चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो केल्विन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिहाजा पहली बात जो उन्होंने पूछा कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। फिर न्यू वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके बाद बेटे जस्ट वैल्यूज को पुट करना। आपने डाटा लिखा, V1 35 था डेसीमीटर क्यूब, T1 17 जो कि 273 प्लस करने से 290 केल्विन हो गया, T2 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो 273 प्लस करने से 307 केल्विन हुआ। V2 फाइंड करना है, चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V2 T1 इक्वल टू V1 T2 बना। अब हमने V2 फाइंड करना है तो उसके लिए रीअरेंज किया, T1 जो इधर मल्टीप्लाई कर राइट साइड पे डिवाइड कर गया,
ठीक है, V1 T2 ओवर T1 वैल्यूज पुट करने से 37.05 डेसीमीटर क्यूब आंसर आया। बेटे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं सारे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न जो है दैट इज टाइटन। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया 1.6 × 10⁵ पास्कल है। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एटीएम? एटीएम ये प्रेशर क्या होगा, तो उसको कन्वर्ट करें एटीएम के अंदर। इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो पहले इसको एटीएम में कन्वर्ट करते हैं। जिसने पहले कन्वर्जन की कि 10, 13, 25 पास्कल 1 एटीएम के इक्वल होता है, तो 1 पास्कल किसके इक्वल हुआ, हमने डिवाइड कर दिया फैक्टर से। और ये जो गिवन टेम्परेचर था टाइटन का 1.6 × 10⁵ पास्कल से मल्टीप्लाई किया तो 1.58 एटीएम आया। तो बेटे जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटीएम है और जो टाइटन का है 1.58 आया है। उन्होंने पूछा था क्या ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है? यस इट इज हायर। ठीक है, इट इज हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम। कि अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटीएम है और ये 1.58 एटीएम है। बट विद इट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। एनी क्वेश्चन? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10। बेटे ये दिया हुआ है प्रेशर आपको, ये देखें सर ठीक है सर। ये प्रेशर दिया हुआ था टाइटन का। एनी क्वेश्चन? एनी स्टूडेंट विद एनी क्वेश्चन? सर हम इसको कैलकुलेटर में इस तरह कैसे करेंगे? सर 5 की तो पावर दी नहीं होती। बेटे दी होती है, 10 की पावर दी होती है। आप उसमें कैलकुलेटर के ऊपर देखें EXP का बटन होता है। आपसे इसको मसलन फीड करना चाहते हैं ना, आप देखें 1.6 आगे जस्ट EXP का बटन दबाएं और 5 का बटन प्रेस कर दें। अदरवाइज सर कौन सा बटन दबाना है? EXP नीचे दिया होता है, EXP नीचे जहाँ पे इक्वल वगैरह के साइंस होते हैं ना बॉटम पे, यस सर। लेफ्ट साइड से तकरीबन ये दूसरे नंबर पे होगा EXP लिखा होता है, वो एक्सपोनेंट के लिए होता है। तो उसमें आपने 10 नहीं लिखना, फिर 1.6 आगे EXP का बटन दबाएं और 5 पावर लिख दें। अदरवाइज देखें 1.6 मल्टीप्लाई 10 और उसके ऊपर जो कीपैड होता है ना, उसके ऊपर जो बटन दिए गए होते हैं उसके ऊपर एक V की शक्ल में बटन होगा, उल्टा सा V लिखा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड V। तो उस इन्वर्टेड V को प्रेस कर दें, उसके बाद 5 पावर लिखें, फिर भी पावर फीड हो जाती है। सर हमें 10 नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट 5 लिखना होगा। बेटे अगर तो आप वो इन्वर्टेड V की फॉर्म में लिखना चाहते हैं फिर 10 लिखना है, लेकिन अगर हम नीचे EXP वाला बटन यूज करें फिर 10 नहीं लिखना। अगर फिर भी किसी को ना समझ आ रही हो तो इसको नॉर्मल स्टेट में लिखने, नॉर्मल नोटेशन जो इसकी है 1.6 को 10⁵ से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 1.6 के बाद 4 zeros आ जाती हैं राइट साइड पे। वो सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं फिर आप। आज बेटा क्लियर है? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।